अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सार्क, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड द रोड अहेड। अच्छा गाइस, बेसिकली व्हाट इज़ सार्क? सार्क इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो गाइस ये एक एसोसिएशन थी साउथ एशियन कंट्रीज़ की, जिसमें आ जाता है पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज़ बेसिकली शामिल थे साउथ सार्क में। तो गाइज़ ये सार्क जो बना है ये दिसंबर 8 1985 1985 में इसका चार्टर साइन हुआ ढाका बांग्लादेश में। तो ये बेसिकली सार्क वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ज़ियाउर रहमान। तो गाइज ये सार्क जो था वो ज़ियाउर रहमान का जो ना एक वो था, कॉन्सेप्ट था। ज़ियाउर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी रहे, और अपना इनका ये था कि इनकी साउथ एशिया के रीजन कंट्रीज़ के जो भी रीजन में हैं तो इनकी एक एसोसिएशन बनाई जाए जो कि आपस में इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल इंटीग्रेशन और सोशल डेवलपमेंट इस पर काम करे। तो गाइज़ ये सार्क का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था। तो गाइज़ इसका करंट जो सेक्रेटरी जनरल है सार्क का वो है गुलाम सरवर, उनका नाम है। वो उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान वो आए भी थे इस्लामाबाद में। तो गाइज़ आते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे। गाइज़ इसका बेसिक पर्पस सार्क का था टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन बिटवीन द रीजन एंड कंट्रीज़। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस, सोशल डेवलपमेंट इन कंट्रीज़, और अपना कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज़ अमंग द कंट्रीज़। तो इनके ये बेसिकली 3 पर्पस थे कि सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पर और कल्चरल लेवल पे एक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक और ग्रोथ को प्रमोट करना। तो गाइज आते हैं कि व्हाई इज़ दिस सार्क रीजन सो इम्पोर्टेंट। तो अगर हम बात करें सार्क के रीजन की, तो गाइज इसकी सबसे पहली खूबी ये है कि वो है इसकी पॉपुलेशन और मार्केट साइज़। तो गाइज अगर हम इसके सिर्फ 3 कंट्रीज़ ही देखें, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों की अगर हम पॉपुलेशन मिलाएं तो ये तकरीबन 24% ऑफ द होल वर्ल्ड बनता है। इनके तीनों की सिर्फ 3 कंट्रीज़ का जो है मिलाते हैं तो ये तकरीबन 1/4 बनती है टोटल पॉपुलेशन की। तो एक ये बड़ा एक जो है ना बड़ी एक मार्केट है ना। तो ये एक तो ये इनका ये दूसरा डाइवर्स डेमोग्राफिक्स। तो एक इनमें एक डाइवर्सिटी मिलती है। हम इन सारे कंट्रीज़ में मुख्तलिफ लोग रहते हैं इन 8 मुल्कों में, 7 मुल्कों में। तो अच्छा इसमें ये मैं बताता चलूँ कि ये 7 कंट्रीज़ थे, तो फिर 2007 में अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया तो अब ये 8 हो गए। मोर ओवर नंबर थर्ड इस रीजन में अगर सार्क के कंट्रीज़ को देखें तो इसमें हमें इमर्जिंग इकोनॉमीज़ मिलती हैं। इंडिया और अगर हम बांग्लादेश को देखें तो ये दोनों एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 एग्रीकल्चरल डोमिनेंस। तो गाइज अगर हम देखते हैं पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और इंडिया में भी जो है ना एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा वो है अपना। इसके अलावा बांग्लादेश में हो गया। तो ये गाइज ये रीजन एग्रीकल्चर वाइज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोर ओवर अगर हम आते हैं रिसोर्सेज पे, तो ये गाइज ये कंट्रीज सार्क के जो हैं वो रिच इन रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अफ़गानिस्तान में देखें तो मिनरल्स मिलते हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हो गया गैस के रिजर्व्स मिलते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में हो गया, बांग्लादेश में हो गया। तो ये गाइज ये रीजन इज़ रिच इन रिसोर्सेज। अच्छा अब आगे आते हैं जियोपॉलिटिकल क्रॉस रोड्स। तो गाइज अगर जियोपॉलिटिकल लेवल पर इस रीजन को देखें तो ये रीजन इंडियन ओशन यहाँ से गुज़रता है, इस रीजन से गुज़रता है, तो इस रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी रूट्स जो है ना इस रीजन से गुज़रते हैं। अच्छा इसके अलावा ये इस प्रॉक्सिमिटी ऑफ मेजर पावर्स इस रीजन में के करीब हमें मेजर पावर्स लाइक चाइना मिलता है, जिसको पाकिस्तान की बाउंड्री है, इंडिया की है।
तो ये चाइना के इसकी प्रॉक्सिमिटी ऑफ मेजर पावर्स है इस रीजन के साथ। अच्छा, उसके साथ न्यूक्लियर पावर्स। तो सार्क के जो नेशंस हैं इसमें दो हमें न्यूक्लियर पावर मिलते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। तो इसमें न्यूक्लियर पावर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा गाइस, ये रीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल लेवल पे ये रीजन बड़ा वल्नरेबल है क्लाइमेट के हवाले से। तो ये रीजन ग्लोबली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट पॉलिसीज़ आर डिज़ाइंड अकॉर्डिंगली कीपिंग इन व्यू द दिस रीजन। अच्छा, शेयर्ड हेरिटेज। तो गाइस इसमें एक शेयर्ड हेरिटेज हमें मिलता है पाकिस्तान, इंडिया अगर देखा जाए, और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान, इनका सबका एक हिस्टोरिकली आपस में लिंक्ड रहे हैं, एक ही रहे हैं, और एक शेयर्ड ही हेरिटेज मिलता है हमें। तो गाइस अब आते हैं इस सार्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अचीवमेंट्स पे। तो गाइस सार्क में हमें मिलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क रीजनल सेंटर्स। सार्क ने एक रीजनल सेंटर्स बनाए पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में सार्क एनर्जी सेंटर हमें मिलता है अपना। इसके अलावा काठमांडू में एक सेंटर मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अपना इसके साथ साथ हमें मिलता है एग्रीकल्चरल सेंटर मिलता है, ढाका में मिलता है। तो गाइज़ ये सेंटर्स इन्होंने सार्क के बनाए। अच्छा, इसके साथ ये सार्क में आता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो साफ्टा का ये एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें इन्होंने इन कंट्रीज़ ने आपस में एग्री किया कि हम आपस में कस्टम ड्यूटीज़ को कम करेंगे, ट्रेड को प्रमोट करेंगे, टैरिफ्स को कम करेंगे। तो ये एक मिलता है कि ट्रेड बढ़ाने के लिए साउथ एशियन रीजन में साफ्टा का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। एक और अचीवमेंट सार्क की ये है कि सार्क डेवलपमेंट फ़ंड, ये फ़ंड कायम किया गया कि टू फंड दी प्रोजेक्ट्स, सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हो गए या कोई और प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उनको एक फ़ंड करने के लिए ये डेवलपमेंट फ़ंड क्रिएट किया गया। तो गाइस इसके साथ साथ सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम। तो गाइस इसमें ये था कि वीज़ा एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट आया कि सब तो नहीं, लेकिन जैसे कोई बिजनेसमैन हो गए, कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गई, तो उनके लिए एक जैसे जर्नलिस्ट हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, तो उनके लिए एक वीज़ा एग्जेम्पशंस की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई। मोर और गाइस इसमें आता है सार्क सोशल चार्टर जो है ना साइन किया गया 2004 में टू प्रमोट द सोशल डेवलपमेंट और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रीजन। तो ये भी एक इसकी अचीवमेंट हमें मिलती है। तो गाइस अब हम आते हैं सार्क हैज़ बिकम काइंड ऑफ डिसफंक्शनल ओवर द ईयर्स। ये सार्क एक डोरमेंट हो गया है ओवर द ईयर्स। तो गाइस इसमें सबसे बड़ा रीज़न है इंडो पाक राइवलरी का, इंडिया और पाकिस्तान की आपस में राइवलरी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो है एक एस्पायरेशन ऑफ बिकमिंग द रीजनल हेजीमॉन, तो पाकिस्तान इसके अगेंस्ट है, पाकिस्तान डज नॉट सपोर्ट इट। और क्योंकि पाकिस्तान एक बिलीव करता है कि रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। तो गाइज इसमें ये हुआ था कि एक समिट 19th समिट होना था सार्क में, इस्लामाबाद में होना था। तो 2016 में उड़ी के अटैक हो गए। तो उसके बाद इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान फॉर दोज अटैक्स। तो उसके बाद वो मीटिंग कैंसिल हो गई, उसके बाद नहीं हो पाई। तो गाइज़ ये सार्क का हमें मिलता है कि सार्क ही ओवर द ईयर्स मीटिंग्स कैंसिल हुई हैं, और ये मीन्स एक काइंड ऑफ एक डिसफंक्शनल हमें नज़र आया है, क्योंकि सार्क में दो ही बड़े पावर्स हमें मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया। इनकी आपस में राइवलरी की वजह से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका एक इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। नंबर सेकंड इज़ द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो गाइज इसमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस में ये एक बड़ा चैलेंज है कि इन मुल्कों के आपस में बहुत ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है। तो गाइज मैं कल ही पढ़ रहा था पाकिस्तान और इंडिया का कोई 1 साल पहले कोई ट्रेड कोई $1 मिलियन से भी कम था। तो गाइज वो जो कि इस साल कुछ बड़ा था। तो गाइज ये नज़र आता है पाकिस्तान और इंडिया में दो बड़े इतनी बड़ी मार्केट्स हैं इतनी पॉपुलेशन के साथ, और इनका
इनका आपस में ट्रेड बहुत ही कम है, अपना नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो गाइस ये हमें एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आता है। इसके साथ साथ गाइस अगर हम इंट्रा रीजनल ट्रेड की बात करें तो गाइस इस सार्क के रीजन में टोटल मिला के इंट्रा ट्रेड जो बनता है, रीजनल ट्रेड बनता है, इंट्रा रीजनल ट्रेड बनता है, वो जस्ट 5%। जबकि अगर हम आसियान की बात करें तो वो उनका आपस में 25% है। तो ये इनका आपस में जो ट्रेड करते हैं वो कुल उनके टोटल ट्रेड के 5% है, जो कि बहुत ही कम है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस इसके साथ साथ हम आते हैं रीजनल सिक्योरिटी इनस्टेबिलिटी। तो गाइस इसमें इस रीजन में हमें एक इनसिक्योरिटी मिलती है, जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है। पाकिस्तान ने हमेशा ये कंसर्न शो किया है कि टीटीपी ऑपरेट करते हैं अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान का उस हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो गाइज़ ये हमें नज़र आता है रीजनल सिक्योरिटी में। और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के हम अगर ताल्लुकात की बात करें तो वो भी एक सिक्योरिटी के हवाले से कोई अच्छे नहीं है। तो ये भी एक रीजनल सिक्योरिटी की इंस्टेबिलिटी नज़र आती है। तो गाइज़ इसके अलावा हमें नज़र आता है पोलराइजेशन सार्क के रीजन में नज़र आती है, जिसमें कंट्रीज़ अलाइन हो गए हैं। मींस फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश हमें इंडिया के साथ अलाइन नज़र आता है। इस तरह से नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इंडिया के साथ अलाइन नज़र आते हैं। तो एक पोलराइजेशन एक हमें नज़र आती है। ये भी बड़ा एक चैलेंज है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सिमिलरली पुअर रीजनल कनेक्टिविटी, ये कोई कंट्रीज़ का आपस में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई अच्छा नहीं है फॉर द रीजनल इंटीग्रेशन और रीजनल कनेक्टिविटी। अगर हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की भी बात करें या पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो एज सच कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी इज़ नॉट गुड। तो गाइज ये भी एक चैलेंज है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो गाइज व्हाट इज़ द रोड अहेड, अब करना क्या चाहिए? तो इसमें गाइज हो ये सकता है कि रेगुलर हाई लेवल डायलॉग के इस ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली हाई लेवल के डायलॉग्स होने चाहिए इसको ज़िंदा रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन पास्ट इस प्रेसिडेंट मुशर्रफ और वाजपेयी ने सार्क के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके टेंशन्स को कम किया था। उन्होंने सार्क की मीटिंग्स में हैंडशेक भी किया था, वो बड़ा हाईलाइट हुआ था। तो ये इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को यूटिलाइज़ करके इस तरह से एक रिवाइटलाइज किया जा सकता है। तो गाइस इसके अलावा अगर हम बात करें रोड अहेड की, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो है ना गाइस, इसमें हमें एक बुक मिलता है होल्स्ट का। तो उसने कहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स बेसिकली गाइस होता है कि दीज आर द अरेंजमेंट्स डिज़ाइन टू इन्हांस सच एश्योरेंस ऑफ माइंड एंड बिलीफ इन द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ स्टेट्स एंड द फैक्ट्स दे क्रिएट। तो गाइस बेसिकली इसमें होता ये है कि जो है ना कुछ अरेंजमेंट्स किए जाते हैं टू रिड्यूस द टेंशंस, टू बिल्ड ट्रस्ट और टू मेक रिलेशंस बेटर। रिलेशंस को बेटर करने के लिए एक कोशिश होती है। देखिए जैसे इन पास्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स अगर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से देखें कि एक बस डिप्लोमेसी शुरू की गई, श्रीनगर से लेकर अपना मुजफ्फराबाद तक बस चलाई गई, अपना लाहौर से अमृतसर तक बस सर्विस शुरू की गई। इस तरह से मेयर्स लेके गाइज रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो गाइज अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स अगर हम करेंगे तो पाकिस्तान और अगर इंडिया के रिलेशंस आपस में बेहतर होते हैं, तो इससे सार्क के ऑर्गेनाइजेशन को एक वो स्ट्रेंथन होगी और इनविगोरेट होगी। और गाइज इससे सार्क के लिए सार्क का फ्यूचर में ब्राइट नज़र आएगा अगर ये चीज़ें होती हैं। तो गाइज तो ये था सार्क का हमारा टॉपिक। तो गाइज थैंक यू।